हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 2 दिन से आपकी पहले से शुभकामनाएं आने लग गई और आज मैं आप सभी को शुभकामना दे रही हूँ। और आप मुझे जो शुभकामना दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। जो आपने टीचर्स डे के लिए मुझे शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बात करते हैं एसएससी के क्वेश्चन के बारे में। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आज जो अपन एसएससी के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है उन सब के बारे में बात करते हैं। वो है जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है। जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उसमें न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आज के दिन सभी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बात करते हैं कि न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, स्थापना और संरचना कैसे हुई। स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होते ही अपन ने स्थापना कर दी। पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई संसद भवन के प्रीवी काउंसिल में। स्वतंत्र भवन था 1958 से। प्रारंभिक न्यायाधीश 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान अधिकतम संख्या 34 है न्यायाधीशों की, बट 2019 से हुआ है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीश की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है इनका 65 वर्ष की आयु तक। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये था न्यायपालिका के बारे में कि हमने 1950 से ही सोच लिया था। और स्वतंत्र भवन है ये 1958 से बिल्कुल स्वतंत्र भवन है न्यायपालिका। प्रारंभिक न्यायाधीश 1 मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य थे, पर जो अन्य न्यायाधीश है 2019 से 34 हो गए हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। 65 वर्ष की आयु मुख्य न्यायाधीश की तक वह कर सकता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। फिर बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यता क्या है। वह पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रथम शर्त है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम 5 वर्ष तक रहा होना चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 5 वर्ष तक रहेगा तो ही वह बन पाएगा। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष तक रहा होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति के मत में कोई विशिष्ट विधिक, मतलब कोई राष्ट्रपति वैसे भी इसको नियुक्त करते हैं तो उसके उनकी नजर में, राष्ट्रपति की नजर में मुख्य न्यायाधीश जिसको चुनौती, मतलब जिसका चयन करने वाले हैं वो थोड़े से विद्वान होने चाहिए। शपथ एक अनुच्छेद 123 के तहत है और तृतीय अनुसूची में लिखा गया है। संविधान के प्रति निष्ठा रखने हैं। बिना भय, पक्षपात, स्नेह है या द्वेष के न्याय करना है। बिना भय के करना है, बिना द्वेष के करना है, क्योंकि अपन क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया मतलब सबसे बड़ा डिसीजन है वो। संविधान और कानून की रक्षा करने वाला न्यायाधीश होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश। फिर हटाने की प्रक्रिया क्या है, वो है अनुच्छेद 124(4) में लिखा गया है और 124(5) में लिखा गया है। राष्ट्रपति संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर हम जो है राष्ट्रपति कब कर सकता है? संसद के विशेष बहुमत पारित प्रस्ताव पर वह हटा सकता है। आधार क्या है कि दुर्व्यवहार किया है या एक्शन है उस पद को संभालने के लिए मुख्य न्यायाधीश, तो उसको हटाया जा सकता है। अब तक किसी भी न्यायाधीश को सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता क्या है? मूल अधिकारिता, ओरिजिनल जुडिशियल, अनुच्छेद 131 में लिखा है। केंद्र और राज्य के बीच अगर जो है कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको देखेगा। राज्य के बीच कोई विवाद है तो देखेगा। संविधान संबंधी कोई व्याख्या है तो भी देखेगा। फिर आता है अपीलीय अधिकारिता क्या क्या है। अनुच्छेद 132 से 136 में लिखा है उच्च न्यायालय के सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों की अपील की जाती है। यहाँ पर परामर्श अधिकार क्या क्या है इनको, अनुच्छेद 143 में लिखा है परामर्श अधिकार के लिए। राष्ट्रपति विधिक प्रश्न पर राय मांग सकते हैं। राय बाध्यकारी नहीं होती, राय माननी जा सकती है पर जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश उनकी न्याय जो बात है उसको माने ही माने। रिट अधिकारिता क्या है, वो अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। हेबियस कॉर्पस, अवैध हिरासत से मुक्ति। अगर कोई अवैध हिरासत दे रखी है तो उससे मुक्ति भी दिला सकते हैं। मंडामस, अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु आदेश दिया जा सकता है। कोई भी अधिकारी है अगर वह अपना कर्तव्य ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है तो मुख्य न्यायाधीश उनको देश कह सकता है कि आपको पूरी ड्यूटी अच्छे से निभानी है। प्रोहिबिशन, यानी अधीनस्थ न्यायालय को कार्य रोकने का आदेश भी दिया जा सकता है। छोटे न्यायालय जो भी है तो अगर वो सही कार्य नहीं कर रहे तो उनको कार्य रोकने के लिए भी कहा जा सकता है। सर्टियोरारी, यानी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जा सकता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है न्यायालय ने कोई बात सुना दी है, कोई डिसीजन सुना दिया है तो वह जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायपालिका है, उसको निरस्त कर सकते हैं। को वारंटो, पद पर वैधता की जांच, अगर जो है वो पद पर सही तरीके से है या नहीं है उसकी वैधता की जांच भी की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, असंवैधानिक कानून प्रावधान निरस्त कर सकता है। शक्ति अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। जनहित याचिका,
लगाई जा सकती है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती केस में मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस कब था? 1973 का, और मेनका गांधी केस था 1978 का। दोनों में ही जनहित याचिका लगी हुई है। फिर आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 124 स्थापना और संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 125 वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड है, कि जो मेन न्यायाधीश है अगर वो पद से उतर गया है तो कार्यवाहक को जो उतारना है या कार्यवाहक को नियुक्त करना है, उसके लिए अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 127-28 है अंशकालिक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी थोड़े दिन के लिए या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लगाना। अनुच्छेद 129 है अवमानना अगर की जाती तो अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 130 बैठने का स्थान नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता के लिए है। अनुच्छेद 132 से 36 अपीलीय अधिकारिता के लिए है। अनुच्छेद 137 पुनर्विचार अगर किसी याचिका पे करना है तो अनुच्छेद 137 में लिखा गया है। अनुच्छेद 141 कानून की घोषणा पे बल देता है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति पर बल देता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के परामर्श पर बल देता है। इसी तरीके से विशेष तथ्य क्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का रक्षक और व्याख्याता। संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय, ये किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि संविधान की आत्मा और हृदय है वो न्यायपालिका है। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 से रिलेटेड है। फिर पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस फातिमा बीवी, और 1989 में थी वो पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस फातिमा बीवी। कोलिजियन प्रणाली क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से रिलेटेड है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए या फिर उनका ट्रांसफर किया जाए। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। अब नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुने। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बार बार पढ़ते हैं अपन। उड़ीसा की जो शोक नदी है वो है महानदी। इंदौर के समीप स्थित जरापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की जो है लवण नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? लूनी नदी। लवण लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी ज्वारा नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी एश्वरी नहीं बनाती है? महानदी। फिर बात करते हैं भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? वो है ताप्ती नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती। कौन कौन सी? महानदी, नर्मदा और सोन नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव। वेनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी है? गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां है? कृष्णा नदी की। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, कौन सी है? गंगा नदी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है वो तो है घाघरा, और जिसका भारतीय क्षेत्र में नहीं है वो है ब्रह्मपुत्र। किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अमरावती नदी। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? कावेरी, गंगा और महानदी, तीनों ही नदियां हैं जो डेल्टा बनाती है। कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग। अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से
द्विविभाजित होती है, कौन कौन सी है? चंबल और साबरमती। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? वो है माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलान हिमनद। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी। नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, तीनों ही हिमालय पार की नदियां हैं। नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। सॉरी, यह अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है, यानी यहां देखिए सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी? सबसे बड़ी गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा नदी पर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है उत्तराखंड और तिब्बत में। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में उद्गम नहीं है। अब आता है विधान परिषद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मैंने बताया था कि राज्यों से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, वो लगभग क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। वो क्या है? विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है, जो निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश में 100, आंध्र प्रदेश में 58, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75 और तेलंगाना में 40। अनुच्छेद 171 के तहत किसी भी राज्य की विधान परिषद अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 तथा न्यूनतम कितनी हो सकती है? 40 होगी। अब आता है प्रमुख उपकरण और उनके कार्य क्या क्या है उसके बारे में। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब की माप करता है। स्टेथोस्कोप क्या करता है? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के काम आता है। कार्डियोग्राम क्या करता है? ईसीजी हृदय गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने हेतु काम आता है। मैनोमीटर क्या करता है? पौधों की जड़ों में दाब की माप करता है। रेन गेज क्या करता है? ये वर्षा मापक है, वर्षा की मात्रा की माप करता है। रिक्टर स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता की माप करता है। फेदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई की माप करता है। एनीमोमीटर क्या है? हवा की गति व शक्ति की माप करता है। हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता कितनी, कितना ठंडा है, कितना गीला है, सूखा है, उसकी माप करता है। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप को मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट क्या है? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी की माप करता है। ओडोमीटर क्या है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है। क्रेस्कोग्राफ क्या है? पौधों की वृद्धि की माप करता है। टेकोमीटर क्या है? वायुयान या वाहन की गति मापने में काम आता है। स्फिग्मोमेनोमीटर क्या है? रक्तचाप की माप करता है। द्रव धातु कौन सी होती? मरकरी यानी Hg। द्रव अधातु कौन सी होती? ब्रोमीन यानी Br। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? ओस्मियम। सबसे अधिक अधातु तत्व कौन सी है? क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन सी है? क्लोरीन। अक्रिय गैस वाला वर्ग कौन सा है? 18वां समूह। कृत्रिम श्वास में प्रयोग होती गैस कौन सी है? O2 + He। पीटने पर फैलने वाली धातु है चांदी, पीटते जाते फैलती जाती। तार बनाने की धातु कौन सी है? सोना।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सर कौन सा है? बृहस्पति। अब इतिहास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो पाषाण काल है वो 3 भागों में बटा है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पाषाण से पहले, मध्य पाषाण और पाषाण, नव पाषाण क्या है? पूर्व पाषाण काल अज्ञात से 8000 BC तक था। पूर्व पाषाण काल में ही मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, पशुओं का शिकार करने के पत्थर के कुछ औजार बनाए, E.G. हैंडेक्स क्लीवर्स। इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। इन औजारों के साक्ष्य बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से साक्ष्य मिले। गुफा चित्रकारी भीमबेटका, भोपाल, मध्य प्रदेश के स्थान से मिले हैं। मध्य पाषाण काल 8000 BC से 4000 BC। इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ और इन्हीं औजारों को मैक्रोलिए कहा गया। इसी काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत करी मध्य पाषाण में, और पशुपालन के साक्ष्य रहे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागौर से मिलते। मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य हमें सरायनगार, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से मिले। नव पाषाण काल, इस काल में मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। इसके साक्ष्य रहे मेहरगढ़, बलूचिस्तान मिले। मनुष्य ने सबसे पहले खेती जौ, गेहूं और कपास की। चावल कृषि के प्रथम साक्ष्य कोली हुआ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में मिले। मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां इसी काल में मिली है, और इसी साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्ज़होम और जो है गुफराल से मिले। इसी काल में मनुष्य ने तांबे की खोज भी की। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल 2500 BC, 1750 BC से 1750 BC। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC से 1750 BC। 4 सभ्यता रहे, मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान में, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। बात करते हैं नोट 1। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे। ये दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। हरियाणा के गग्गर नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, और पहला पश्चिमी भाग जो ऊंचा होता था, इसमें राजा महाराज शासक वर्ग के लोग रहते थे, और दूसरा पूर्वी भाग जो नीचे था, इसमें आम जनता निवास करती थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट से निर्मित होते थे। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट और मिट्टी से ही होता था। सबसे ज्यादा प्रिय देवता थे आद्य शिव। फिर आते हैं सबसे थोड़ा सा और इसको, सबसे जप्रिय पशु एक श्रृंगी बेल, बसहा बेल। सबसे आदरणीय पक्षी था फाक था। सबसे आदरणीय वृक्ष था पीपल, और सबसे आदरणीय नदी थी सिंधु। देखिए नदी तो थी सिंधु, फिर वृक्ष था पीपल, पक्षी था फाक था, और पशु था बेल। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, आप वस्तु दे के दूसरी वस्तु ला सकते हो, मुद्रा नहीं थी। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था, जो सेल खड़ी से बनी हुई होती थी। भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा कला में ही मिला है। इस सभ्यता के देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण भी मिले हैं, परंतु मंदिर के प्रमाण कहीं नहीं मिले। मूर्तियां मिली पर मंदिर नहीं। लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में फिर भी मंदिर आ गए थे। हड़प्पावासी मूर्ति की पूजा में विश्वास करते थे। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। हड़प्पावासी पशु, पक्षी, नदी, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी की पूजा करते थे। हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु था एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न, जो कि गैंडा हो सकता है या बसहा बेल। अब आते कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के रिलेटेड क्वेश्चन। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, थल सेवा दिवस 15 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस 26 जनवरी को, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 जनवरी को, गुलाब दिवस 12 फरवरी को, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, KOSU बल की स्थापना दिवस 12 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। इसी तरीके से कुछ हाई कोर्ट, उनकी स्थापना कब हुई, इसकी डेट क्या है, ईयर क्या है। बम्बई हाई कोर्ट बनाया गया था 1862, कोलकाता हाई कोर्ट स्थापित किया 1862, मद्रास हाई कोर्ट 1862, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866, कर्नाटक हाई कोर्ट 1884, पटना हाई कोर्ट 1916, उड़ीसा हाई कोर्ट 1948, सिक्किम हाई कोर्ट 1975, उत्तराखंड हाई कोर्ट 2000, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000, झारखंड हाई कोर्ट 2000, मेघालय हाई कोर्ट 2013, मणिपुर हाई कोर्ट 2013, त्रिपुरा हाई कोर्ट 2013, तेलंगाना हाई कोर्ट 2019, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कब बनाया गया, ये आपको कमेंट करना है। सिक्किम हाई कोर्ट 1975, उत्तरा हाई कोर्ट उत्तराखंड, और फिर आता भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए, युद्ध का नाम, युद्ध का वर्ष, किस किस के बीच हुआ। सिंध का युद्ध हुआ 712, मोहम्मद बिन तुगलक और राजा दाहिर के बीच। पहला तराइन युद्ध हुआ 1191, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच। दूसरा तराइन युद्ध हुआ 1192, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध हुआ 1194, जयवंत मोहम्मद गोरी के बीच। घाटोली का युद्ध हुआ 1519 में, राणा सांगा महमूद खिलजी के बीच। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528, बाबर और मोदिनी राय के बीच। कालिंजर का युद्ध हुआ 1545 में, शेरशाह सूरी और राजा कीर्तिवर्मन के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। दौलताबाद का युद्ध हुआ 1633 में, शाहजहां और अहमदनगर में। तारापुर का युद्ध हुआ 1720 में, पेशवा बालाजी विश्वनाथ सिद्दीसी। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, अंग्रेज क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक साथ आपको न्यायपालिका, पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, थोड़ा सा हिस्ट्री से आगे भी दिया मैंने, रीजन क्योंकि लास्ट टू लास्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए, इसलिए देना जरूरी था मुझे, ठीक है। देन स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, युद्ध से रिलेटेड सब कुछ मैंने एक साथ दिया। तो ये वीडियो एग्जाम से जाने से पहले जरूर पढ़ के जाना है। मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। सभी को शुभकामनाएं देने के लिए थैंक यू, सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू, मुझे हैप्पी टीचर्स डे देने के लिए थैंक यू सो मच। वापस फिर आऊंगी, जब तक आप सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।